लियोनार्डो दा विंची हिस्ट्री के सबसे प्रसिद्ध और विवादों से घिरे आर्टिस्ट और थिंकर रहे हैं। इस बुक में आपको उनके दिमाग में झांकने का मौका मिलेगा। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किन प्रिंसिपल को अपनाया था, वो किन बातों पर सच में यकीन करते थे। ये बुक आपको सिखाएगी कि आप कैसे उनकी तरह एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस बन सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय बुक और आप सुन रहे हैं वी बुक। आज की ऑडियो बुक समरी है 55 महान जिद्दी लोग और उनका हद पार पागलपन बाय मोहम्मद शकील। चलिए इस समरी की शुरुआत करते हैं एक इंट्रोडक्शन से। क्या आपने लियोनार्डो दा विंची का नाम सुना है? कौन थे वो? वो एक जीनियस और महान कलाकार थे। उन्होंने कई बेहतरीन पेंटिंग बनाई थी, जिनमें से मोनालिसा और द लास्ट सपर को मास्टरपीस कहा जाने लगा। वो एक उम्दा कलाकार तो थे ही, इसके साथ साथ उन्हें कई अलग अलग फील्ड के बारे में अच्छी खासी नॉलेज थी, जैसे बॉटनी, एनाटॉमी, मिलिट्री, इंजीनियरिंग वगैरह। उनकी इस गहरी नॉलेज के लिए उन्हें रेनेसेंस पॉलीमैथ कहा जाता था, यानी एक ऐसा आदमी जिसकी एक फील्ड में मास्टरी और एक्सपर्टीज तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ उसे लगभग हर फील्ड के बारे में बहुत डीप नॉलेज भी होती है। लियोनार्डो की कई पेंटिंग को मास्टरपीस का टाइटल दिया गया, जिनमें स्टीफन द बैप्टिस्ट, मडोना ऑफ द रॉक्स, सैल्वेटर मुंडी शामिल है। दा विंची के नाम को बहुत वाहवाही और तारीफ मिली, लेकिन वो हमेशा विवादों में घिरकर चर्चा का कारण भी बने रहे। उनकी नोटबुक में बनाए उनके स्केच को उनकी पेंटिंग जितना ही कीमती माना जाता है। उन्होंने घोड़ों, चेहरे, फूल, यहाँ तक कि माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे तक की इतनी सटीक और जीवंत तस्वीर बनाई है, जिसे देखो तो लगता है कि मानो अभी ये तस्वीर बोल पड़ेगी। लियोनार्डो इतने जीनियस थे कि वो जिस समय में रह रहे थे उससे कहीं आगे की सोच रखते थे, और उन्होंने अपने समय से आगे निकलकर कई चीज़ें इन्वेंट की, जैसे पैराशूट, हेलीकॉप्टर, मशीन गन, और उन्होंने अपने इन उम्दा आविष्कारों के स्केच भी बनाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लियोनार्डो एक नाजायज़ संतान थे? उनके पिता एक उभरते हुए वकील थे और माँ एक छोटे से गांव में खेतों में काम करने वाली साधारण लड़की। दा विंची अपने पिता के नक्शे कदम पर नहीं चले, क्योंकि जिन बच्चों का जन्म बिना शादी के होता था उन्हें एक प्रोफेशनल करियर बनाने की इजाज़त नहीं थी। इस तरह दा विंची ने खुद अपना रास्ता बनाया और दुनिया के महान कलाकार और थिंकर में से एक बने। इस बुक में आप ऐसे 6 प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे जो आपको लियोनार्डो की तरह मल्टीपल स्किल्स डेवलप करने में मदद करेंगे। आप एक ऐसा इंसान बनना सीखेंगे जो अपनी नॉलेज को एक ही फील्ड तक सीमित नहीं रखता और हमेशा ज़्यादा जानने और सीखने की इच्छा रखता है। लियोनार्डो इटालियन थे, इसलिए इस बुक के ऑथर मोहम्मद शकील ने इन प्रिंसिपल को उन्हीं की भाषा में एक्सप्लेन किया है। लियोनार्डो के 6 प्रिंसिपल हैं: क्यूरियोसिटी यानी जानने की इच्छा, डिमोस्ट्रेजियोने यानी एक्सपीरियंस से सीखना, सिंजियोने यानी 5 सेंसेस का मैक्सिमम इस्तेमाल करना, सफुमाटो यानी तुरंत किसी चीज़ को जज नहीं करना, आर्ट एंड साइंस यानी आर्ट और लॉजिक के बीच बैलेंस बनाना, और कॉर्पोलिटा यानी फिजिकल फिटनेस। तो आइए अब एक एक कर इन्हें डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सफुमाटो। सफुमाटो शब्द का मतलब है धुएं की तरह ऊपर जाना या धुंधला हो जाना, जहां कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं देता। इसकी झलक हमें लियोनार्डो के यूनिक पेंटिंग स्टाइल में देखने को मिलती है। अगर आप मोनालिसा की पेंटिंग गूगल करेंगे तो आप देखेंगे कि वो पेंटिंग बड़ी ही रहस्यमयी है। मोनालिसा की मुस्कान का राज आज तक कोई नहीं जान पाया। उसमें इतने इमोशंस छुपे हुए हैं कि आप चाह कर भी
नहीं जान पाएंगे कि उसकी मुस्कान के पीछे की असली भावना क्या है। उसे इस तरह बनाया गया है कि आप एक ही बार में उसमें छुपे मैसेज को समझ नहीं पाएंगे। उस हल्की सी मुस्कान में अच्छाई और बुराई, डिटेक्शन और मासूमियत, दया और क्रूरता सबकी झलक दिखाई देती है। आपको क्या लगता है कि लियोनार्डो इससे क्या मैसेज देना चाहते थे? इस पेंटिंग की बड़ी ही दिलचस्प बात यह है कि अगर आप करीब से देखोगे तो आप देख सकते हैं कि मोनालिसा के मुंह और आंखों का कोना हल्की सी परछाई में ढका हुआ है। यही बात उस मुस्कान को रहस्यमयी बनाती है। उसकी आंखों की शिकन और होंठों के किनारे हमें बता सकते हैं कि वो उस पेंटिंग में असल में क्या महसूस कर रही थी। लेकिन लियोनार्डो का यही तो इरादा था कि उन्हें इस एक पहेली की तरह पेंटिंग देखने वालों पर छोड़ दिया। यही पहला प्रिंसिपल है कि हमें तुरंत किसी चीज को जज नहीं करना चाहिए या किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। एक ही चीज के कई अलग अलग पहलू हो सकते हैं, इसलिए उसके पीछे के कारण को समझने की सोच अपनानी चाहिए। तब जाकर आप उसे सही तरीके से जज कर पाएंगे। थोड़ा अलग एंगल से सिचुएशन को देखने की कोशिश करें। किसी चीज को देखकर उसके बारे में सवाल करना और उसका जवाब ढूंढने की इच्छा बनाए रखनी चाहिए। यह आपको सच और झूठ के बीच के फर्क को समझने में मदद करता है। यह आपके सोचने की पावर और इंटेलिजेंस को बढ़ाता है। शायद यही वो खासियत है जिसने लियोनार्डो को इतने सारे इन्वेंशन करने में मदद की थी। इस बात को याद रखें कि जीनियस कभी तुरंत किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते। वो उसे अलग अलग एंगल से समझने की कोशिश करते हैं, इसके बाद नतीजे पर पहुंचते हैं। सालों से आर्ट एक्सपर्ट्स और साइकोलॉजिस्ट ने यह सवाल किया है कि आखिर इस पेंटिंग की मॉडल थी कौन? क्या वो सच में कोई लड़की थी या सिर्फ एक इमेजिनेशन थी? लेकिन आज तक इसका कोई सटीक जवाब नहीं दे पाया। किसी ने कहा है कि वो लीसा डे गियाडो थी, जो फ्रांसो डेल गियाडो नाम के सिल्क के व्यापारी की पत्नी थी। किसी ने कहा कि मोनालिसा में उन सभी औरतों की झलक थी जिन्हें लियोनार्डो ने अपनी जिंदगी में देखा था, जैसे उनकी माँ, रईसों की प्रेमिका या राह चलती आम औरतें। लेकिन बेल लैब्स के डॉक्टर लिलियन स्वेचर्स का एक अलग और बड़ा ही दिलचस्प नजरिया था। उनका मानना था कि मोनालिसा लियोनार्डो की खुद की तस्वीर हो सकती थी। इसे सेल्फ पोर्ट्रेट कहते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि लियोनार्डो के पास सिर्फ एक सेल्फ पोर्ट्रेट थी जिसे उन्होंने लाल रंग के चौक से बनाया था। उस पेंटिंग में उन्होंने लाल रंग के चौक से अपने लंबे लहराते बाल, घनी बोहें और उम्र के साथ आने वाली आंखों के आसपास की झुर्रियां साफ दिखाई थी। डॉक्टर स्वेचर्स ने मोनालिसा की पेंटिंग और उस सेल्फ पोर्ट्रेट को साथ साथ देखने के लिए सटीक माप के साथ कंप्यूटर मॉडलिंग का इस्तेमाल किया। गौर से देखने पर आप देखें पाएंगे कि मोनालिसा और लियोनार्डो का माथा, आँख, नाक, होंठ बिल्कुल समान रूप से लाइन में थे। ऐसा लग रहा था मानो वो एक ही तस्वीर के दो साइड हैं। कैथोलिक चर्च माइकलैंगो और बर्नीनी की तरह लियोनार्डो को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, क्योंकि लियोनार्डो बाइबल में दिखाए गए सीन का मीनिंग अपने नज़रिए से निकालते थे। कहते हैं कि मडोना ऑफ द रॉक्स और वर्जिन एंड चाइल्ड विद स्टीफन एने पेंटिंग के दो अलग अलग वर्जन हैं। एक बहुत चुकाने वाला और दूसरा बहुत कोमल है। लियोनार्डो जैसे मास्टर पेंटर कोई भी चीज़ अनजाने में या इत्तेफाक से नहीं करते। हर चीज़ के पीछे एक ठोस कारण होता था जो अक्सर आम लोगों की नज़रें देख नहीं पाती थी। उनकी पेंटिंग में लोगों के चेहरे के हाव भाव, बॉडी के पोजीशन, हाथ का इशारा सब बिल्कुल वैसा ही होता था जैसा वो उन्हें दिखाना चाहते हैं। और आप माने या ना माने, उनकी छोटी से छोटी बात में भी कोई ना कोई मैसेज जरूर छुपा हुआ होता था। शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे
कि लियोनार्डो लास्ट सपर या स्टीफन जॉन द बैप्टिस्ट में असल में हमें क्या बताना चाहते थे। यह हमारे ऊपर है कि हम उनकी कला की सुंदरता और रहस्य को किस तरह समझते हैं। आइए अब आगे बात करते हैं। क्यूरियोसिटी। बचपन से ही लियोनार्डो को अपने आसपास की दुनिया के बारे में जानने की इच्छा रहती थी। अक्सर वो कागज और पेंसिल को लेकर जंगलों में घूमने चले जाते थे। जो भी चीज़ उनका ध्यान खींच लेती थी वो उसका स्केच बना देते थे। वो घंटों पेड़, फूल, पत्तियों को निहारते रहते। वो अपने हर थॉट को एक नोटबुक में लिखते थे। उनके मन में कई सवाल आते थे, जैसे इस दुनिया में कितने तरह के जानवर हैं, फूल और नदियां हैं, ये पक्षी कैसे उड़ पाते हैं, जिस जगह पत्थर पानी से टकराता है वहाँ गोल चक्कर जैसा क्या बनने लगता है। न जाने क्यों ये अजीबोगरीब सवाल हर वक्त मेरे दिमाग पर कब्जा किए रहते हैं। जब लियोनार्डो किसी फूल की तस्वीर बनाते तो उसे 3 अलग अलग एंगल से बनाते। वो उनकी सुंदरता और बनावट देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते। पक्षियों की उड़ान भी उन्हें बड़ी दिलचस्प लगती थी। एक पक्षी कैसे हवा में अपने पंख फड़फड़ाता है और उसे भी तस्वीर में कैद कर लेते थे। लियोनार्डो के बारे में एक और ख़ास बात थी जो उन्होंने दूसरे कलाकारों से अलग बनाती थी। उन्होंने औरतों की सुंदरता को तस्वीर में उतारने से ज़्यादा रुचि नहीं थी। वो हर किसी के लिए काम करते थे, चाहे वो चर्च हो या कोई और। उनकी कला नेचर, सुंदरता और सच्चाई के लिए समर्पित थी। उन्होंने ये टिप्स अपनी पेंटिंग पर लिखे थे। ये इंसान की फितरत होती है कि वो दूसरों के काम में गलतियां बड़ी आसानी से ढूंढ लेता है। इसलिए ये देखने के लिए कि हमें अपने काम में क्या सुधार करने की ज़रूरत है, आपको एक दर्पण के जरिए उसके रिफ्लेक्शन को स्टडी करना चाहिए। इस तरह आप उसे एक अलग नज़रिए से जज कर पाएंगे। लियोनार्डो का मानना था कि काम करते वक्त बीच में छोटे छोटे ब्रेक भी लेने चाहिए। एक कलाकार को थोड़ी देर के लिए बाहर जाकर आराम भी करना चाहिए। अपने काम से कुछ देर के लिए दूर रहना हमें उस एक फ्रेश नज़रिए से देखने में मदद करता है और हमारे लिए बचा हुआ काम करना आसान बना देता है। उन्होंने एक टेक्निक के बारे में बताया था जो था पेंटिंग को दूर से देखना। जब आप पेंटिंग को दूर से देखते हो तो आप उसके रंगों को, उसके आकार को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। लियोनार्डो अक्सर फ्लोरेंस की सड़कों पर नेचर की खूबसूरती और लोगों के चेहरे के हाव भाव को गौर से देखने निकल जाया करते थे। कभी कभी वो उन लोगों को देखते जो पिंजरे में पक्षियों को कैद कर उन्हें बेचते थे। लियोनार्डो उन्हें खरीद कर पिंजरे का दरवाज़ा खोल उन पक्षियों को आज़ाद कर देते थे। वो बड़े प्यार और अचंभे से उन्हें नीले आसमान में खुलकर उड़ते हुए देखते थे। पक्षियों को हल्की हवा में धूप की किरणों के बीच पंख फड़फड़ाते हुए देखते उन्हें बहुत खुशी देता था। इस प्रिंसिपल से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा जानने की इच्छा जगाए रखें। जानने की इच्छा हमारे मन में सवाल पैदा करती है जिसका जवाब ढूंढने की हमें कोशिश करनी चाहिए। ये हमारे ब्रेन को शार्प बनाता है। हम डिटेल को नोटिस करना सीखते हैं। कहते हैं नेचर हमें जितना सिखा सकती है उतना कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए लियोनार्डो नेचर में मौजूद हर चीज़ को बड़े ध्यान से देखा करते थे। आगे बात करते हैं डिमोस्ट्राजियोने। बचपन से लियोनार्डो को कभी ठीक से पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिला। जब वो थोड़े बड़े हुए तो मास्टर पेंटर और मूर्तिकार एड्रियल डेल विरोकियो के शिष्य बन गए। उनके स्टूडियो में लियोनार्डो ने रंगों को मिक्स करना और कैनवस तैयार करने का तरीका सीखा। विरोकियो एक्सपीरियंस से सिखाने में विश्वास करते थे। उन्होंने लियोनार्डो को ब्रॉन्ज कास्टिंग, मूर्ति बनाने की कला वगैरह का काम सिखाया। उन्होंने लियोनार्डो को पेड़ पौधे, इंसान और जानवर की बॉडी के स्ट्रक्चर को स्टडी करना भी सिखाया। इस एजुकेशन ने उनकी बहुत मदद की। लियोनार्डो की पहली पेंटिंग
विरोकियो के बैप्टिस्ट ऑफ क्रिस्ट के ऊपर थी। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने परी की तस्वीर को नीचे लेफ्ट कॉर्नर में बनाया था। आर्ट एक्सपर्ट ने एक बार एक्सरे के जरिए गौर से देखने की कोशिश की। उन्होंने देखा कि एक्सरे में विरोकियो के ब्रश से बनने वाली स्ट्रोक साफ साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन लियोनार्डो के ब्रश स्ट्रोक इतने महीन और मक्खन की तरह चिकने थे कि एक्सरे उसके आर पार गुजर गई। उन्होंने बहुत बेहतरीन कारीगरी से उसमें रंग भरा था, इसलिए एक्सरे उसके आर पार हो गई। ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने तस्वीर नहीं बनाई थी, बल्कि सच में एक परी की रचना कर दी थी। ट्रेनिंग के बाद लियोनार्डो एक एक्सपर्ट बन गए थे और उन्होंने एक गिल्ड ज्वाइन कर लिया। ये डॉक्टरों और कलाकारों का एक ग्रुप था जिसका नाम सेंट ल्यूक था। बॉडी के स्ट्रक्चर को समझने के लिए लियोनार्डो ने लगभग 30 इंसानों की लाश और अनगिनत जानवरों के शरीर को काटा भी था। उन्होंने उनके शरीर के हिस्सों की तस्वीरें अपनी नोटबुक में बनाई थी। यही वजह है कि उनकी पेंटिंग में फिजिकल बॉडी का स्केच इतना परफेक्ट होता है। लियोनार्डो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से चीज़ों को टेस्ट कर सीखने में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि कहीं सुनी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे खुद टेस्ट कर अपनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग को बढ़ाना चाहिए। उनका कहना था कि नेचर से बेहतर टीचर कोई नहीं हो सकता, इसलिए अपने आसपास की चीज़ों को गौर से देखें, वो आपको बहुत कुछ सिखाएंगी। लियोनार्डो के बारे में एक और दिलचस्प बात है कि उन्होंने 42 की उम्र में खुद लैटिन भाषा सीखी ताकि वो क्लासिक्स में लिखी बातों को बेहतर समझ सके। उन्होंने मेडिसिन, मैथ, युद्ध कला की कई किताबें पढ़ी थी। एक जगह उन्होंने लिखा था, एक्सपीरियंस कभी गलत नहीं होते, आप फेल तभी होते हैं जब आप अपने एक्सपेरिमेंट से तुरंत रिजल्ट मिलने की उम्मीद करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि रुकावट मुझे झुका नहीं सकती। हर बाधा पक्के इरादे और अटलता से चकनाचूर हो जाती है। लियोनार्डो को एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद था। उनमें से कई बुरी तरह फेल भी हुए, लेकिन फेलियर ने उन्हें कभी दोबारा कोशिश करने से नहीं रोका। इसी खासियत की वजह से वो अनगिनत इन्वेंशन करने में कामयाब हुए। आगे बात करते हैं सेंजियानो। लियोनार्डो हमारे 5 सेंसेस ऑर्गन्स को बहुत अहमियत देते थे। उनका मानना था कि हमें इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। इस प्रिंसिपल का मतलब है हर चीज़ को गौर से डिटेल में देखना। ये आपके ब्रेन पावर और लर्निंग स्किल को बढ़ाते हैं। ये हमारा फोकस बढ़ाकर हमें जीनियस बनाते हैं। सेंसेस का ज़्यादा इस्तेमाल करना मतलब हर आवाज़ को गौर से सुनना। अगर खाना खा रहे हैं तो उसका पूरा जायका लेना। आँखों के माध्यम से हर चीज़ को डिटेल में देखना। लियोनार्डो हमेशा अपने सेंसेस का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। वो बड़े गौर से अपने आसपास के परिवेश, पहाड़ों, झरनों, जानवरों और लोगों को और उनके हाव भाव को देखते और उससे सीखते। जितना हो सकता था वो उतने अच्छे कपड़े पहनते थे। उन्होंने अपने स्टूडियो को फूलों और परफ्यूम की खुशबू से भर दिया था। वो कम क्वालिटी में हेल्दी खाना जिसे खूबसूरती से प्लेट में सजाया गया हो उसे खाना पसंद करते थे। क्या आप जानते हैं कि लियोनार्डो एक म्यूजिशियन भी थे? वो वीणा, बांसुरी के साथ साथ कई इंस्ट्रूमेंट बजा सकते थे। कहते हैं उनकी आवाज़ भी बहुत सुरीली थी। जब मिलान के लुडोविको स्फोर्जा ने उन्हें काम पर रखा था तब लियोनार्डो ने घोड़े के सिर के आकार की एक चांदी की वीणा बनाई और उसे लुडोविको स्फोर्जा को तोहफे में दिया। लियोनार्डो कहते थे कि बड़े दुख की बात है कि ज़्यादातर लोग अपने सेंसेस का सही इस्तेमाल नहीं करते। वो बस पेट भरने के लिए खाते थे लेकिन उसका स्वाद नहीं लेते थे। वो बोलते थे लेकिन सोचे समझे बिना, सुनते तो थे लेकिन कुछ महसूस नहीं करते थे। चलिए आप ईमानदारी से बताइए, आखिरी बार
कब आपने आसमान को देखकर चांद और तारों की सुंदरता की तारीफ की थी? आखिरी बार कब था जब आपने बिना जल्दबाजी किए अपने खाने का जायका लेकर खाया था? जो चीज़ हमारे पास होती है हम उसकी कदर नहीं करते। नेचर ने आपको सेंस ऑर्गन्स दिए हैं, उनके प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होने की कोशिश करें। आज हम इतने बिजी हो गए हैं कि बस मौजूद हैं, जी नहीं रहे। अगर आप भी जीने के सही मायनों को महसूस करना चाहते हैं तो लियोनार्डो की तरह अपने सेंसेस को ज़्यादा यूज़ करें और ज़िंदगी के हर पल का भरपूर आनंद लें। आगे बात करते हैं आर्ट एंड सिंजा। लियोनार्डो लेफ्ट हैंडेड थे। ये कहा जाता है कि उनका राइट ब्रेन ज़्यादा एक्टिव था, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं वो सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं थे बल्कि साइंटिस्ट भी थे। उनकी एक बड़ी ही अनोखी आदत थी, वो मिरर राइटिंग भी प्रैक्टिस करते थे। उनकी सारी नोटबुक उसी तरह लिखी हुई थी। कुछ साइकोलॉजिस्ट ने इसके पीछे के गहरे मीनिंग को समझने की कोशिश की कि लियोनार्डो रिवर्स में क्यों लिखते थे, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि ये उनके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होता होगा क्योंकि वो लेफ्ट हैंड से लिखते थे। 1994 में बिल गेट्स ने लियोनार्डो के नोटबुक के 18 से 30 मिलियन डॉलर में खरीदे थे। इस साइंस ने इस बात को प्रूव किया है कि ब्रेन का लेफ्ट हिस्सा लॉजिक और रीजनिंग के साथ काम करता है और राइट हिस्सा इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी के साथ। लेकिन लियोनार्डो का मानना था कि आर्ट और साइंस दोनों साथ साथ चलते हैं, इन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। उन्होंने ह्यूमन बॉडी, बहते पानी, फूल पौधे को बड़े गौर से देखा और इसका इस्तेमाल अपनी कला को एक्सप्रेस करने के लिए किया। वो अपनी पेंटिंग और मूर्तियों का आउटलाइन बनाने के लिए मैथ्स के सटीक मेजरमेंट को यूज करते थे। इस तरह लियोनार्डो पूरे ब्रेन को थिंकिंग के लिए इस्तेमाल करने पर जोर देते थे। उनका कहना था कि जो लोग बिना साइंस को अप्लाई किए अपनी कला को आकार देते हैं वो उन सेलर्स की तरह होते हैं जो बिना कंपास के समुद्र की यात्रा पर निकल जाते हैं। ऐसे लोग कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। वो इस बात में विश्वास करते थे कि एक आर्टिस्ट को इंसान की खूबसूरती को कैनवस पर उतारने के लिए उसके ह्यूमन स्ट्रक्चर को स्टडी करना जरूर चाहिए। बिना इस नॉलेज के पेंटर सिर्फ निर्जीव लोगों की तस्वीर बना पाएगा जिसमें कोई सुंदरता और कला नहीं होगी। लियोनार्डो ने अपने स्टूडेंट्स को डिटेल, लॉजिक और मैथ्स पर ध्यान देने के लिए इनकरेज किया और कहा कि इसके साथ साथ वो खुलकर अपनी इमेजिनेशन पावर का भी इस्तेमाल करें। छोटी छोटी चीज़ों को देखने के बजाय पूरी पिक्चर देखने की उनकी एबिलिटी ने उन्हें बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद के बिल्कुल सटीक मैप तैयार करने में मदद की। वो कहते थे, स्टडी द साइंस ऑफ आर्ट एंड स्टडी द आर्ट ऑफ साइंस, यानी आर्ट के पीछे के साइंस को समझो और साइंस के पीछे के आर्ट को देखो। लियोनार्डो शायद इकलौते ऐसे महान कलाकार हैं जिन्होंने हमें कई यूनिक इन्वेंशंस, स्केच और नोट्स दिए हैं जिन्हें आज भी उतना ही कीमती माना जाता है जितना उनके समय में माना जाता था। आगे बात करते हैं कॉर्पोरलिता। लियोनार्डो ने लियोनार्डो के नोटबुक में पंजल और जोजोस के अलावा लियोनार्डो के नोटबुक में पंजल और जोक्स के अलावा आपको अच्छी हेल्थ और फिजिकल फिटनेस के बारे में कई दिलचस्प टिप्स भी मिलेंगे। उनका मानना था कि अच्छी हेल्थ आपको एक फिट दिमाग देती है। जॉर्जियो वासारी, जिन्होंने कई फेमस आर्टिस्ट के बारे में लिखा था, वो लियोनार्डो के बारे में कहते हैं कि वो हॉर्स राइडिंग में बहुत कुशल थे। एक्सरसाइज के तौर पर वो स्विमिंग और तलवारबाजी भी करते थे। इन चीज़ों ने लियोनार्डो की बॉडी को बहुत स्ट्रॉन्ग, अट्रैक्टिव और फिट बना दिया था।
लियोनार्डो ने अपनी नोटबुक में कुछ हेल्थ टिप्स भी दिए थे। वो कहते हैं कि गुस्से और उदासी से दूर रहें, अपने मन को खुश रखें, हर रोज़ एक्सरसाइज करें, आप क्या खा रहे हैं उस पर ध्यान दें, खाने को धीरे धीरे चबाकर खाएं, भूख लगने पर ही खाना खाएं और हल्का खाना खाएं, रात को अच्छी नींद लें और अपना डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रखें। लियोनार्डो वेजिटेरियन थे और तो और वो खाना बनाने में भी माहिर थे। उनके हिसाब से हेल्दी खाना और एक्सरसाइज के बीच एक बैलेंस बनाना आपको अच्छी हेल्थ देता है। तो दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं इस समरी के कंक्लूजन पर। फ्रांस के राजा फ्रांकोस ने लियोनार्डो को पेंटर, आर्किटेक्ट और इंजीनियर के रूप में काम पर रखा था, लेकिन असल में वो राजा के साथ ज्ञान और फिलॉसफी की बातों पर गहराई से चर्चा किए करते थे। राजा ने उन्हें रहने के लिए एक शानदार बंगला दिया था और उन्हें हर महीने सैलरी भी दी जाती थी। वहाँ रहते हुए 67 की उम्र में लियोनार्डो ने दुनिया को अलविदा कहा। अपने अंतिम दिनों में लियोनार्डो ने अपनी बीमारी के सिम्टम्स के बारे में भी लिखा। उन्होंने अपना सारा सामान अपने वफादार स्टूडेंट फ्रांसेस्को मेल्ज़ी के लिए छोड़ दिया। कहते हैं कि राजा के साथ उनकी गहरी दोस्ती हो गई थी और उन्होंने अपनी आखिरी सांसें राजा की बाहों में ही ली। कुछ लोगों का कहना है कि लियोनार्डो होमोसेक्सुअल थे, तो कई लोग कहते हैं कि वो फ्री थिंकर थे, जिनकी सोच धर्म से कुछ अलग थी। और किसी बात का तो पता नहीं, लेकिन एक सच है जिसे कोई नहीं बदल सकता कि वो एक जीनियस थे। वो एक महान कलाकार थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन कला, साइंस, नेचर और उसकी सुंदरता के लिए समर्पित कर दिया था। तो इस बुक में आपने 6 प्रिंसिपल के बारे में सीखा जो आपको लियोनार्डो की तरह अपनी बॉडी और माइंड के फुल पोटेंशियल को हासिल करने में मदद करेंगे। क्यूरियोसिटी यानी हमेशा जानने की, सीखने की इच्छा बनाए रखना। जितना ज़्यादा आप सवाल पूछेंगे उतना ही ज़्यादा आप उस फील्ड के बारे में जानेंगे जो आपको उसका मास्टर बना देगी। एक जर्नल या नोटबुक मेंटेन करें जिसमें आप अपने आइडियाज़, थॉट्स और सीखी हुई चीज़ें लिख सकें। यह आपको अपने गोल्स अचीव करने में मदद करता है। डिमोन्स्ट्रेशन यानी किसी भी बात या थ्योरी को यूं ही मत मान लीजिए, बल्कि उसे टेस्ट करना चाहिए, उसे एक्शन लेकर खुद एक्सपीरियंस करें। एक्सपीरियंस से ज़्यादा आपको कुछ नहीं सिखा सकता, इसलिए गलती करने से ना डरें। हर फेलियर को सीखने की अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हमें ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से सिखाता है। सिंजियानो यानी हमारे 5 सेंसेस, अपने सेंस ऑर्गन्स को अच्छे से ज़्यादा यूज़ करें। चीज़ों को गौर से देखें, उसके डिटेल को समझें। आप जो चीज़ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, टच कर रहे हैं, उसे फील करें। उस पल में पूरी तरह मौजूद रहें। कुछ खा रहे हैं तो उसके हर इंग्रेडिएंट को टेस्ट करें। अगर कुछ छू रहे हैं तो उसे फील करें। ये आपके फोकस को बढ़ा देता है। सफुमाटो यानी तुरंत किसी बात को जज ना करें और ना ही किसी नतीजे पर पहुंचे। एक ही चीज के कई अलग अलग पहलू हो सकते हैं, इसलिए उसे समझने की कोशिश करें। उसके पीछे के कारण को समझने की सोच अपनाएं। आर्ट एंड सिंजा यानी आर्ट एंड साइंस के बीच बैलेंस डेवलप करना। लॉजिक और इमेजिनेशन के बीच बैलेंस बनाना। अपने माइंड की कैपेसिटी को सीमित ना करें। लॉजिक और क्रिएटिविटी के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करें। दोनों को इम्पोर्टेंस देना सीखें। हम में से ज़्यादातर लोग या तो सिर्फ लेफ्ट ब्रेन का यूज़ कर रहे हैं या राइट ब्रेन का, और सच पूछे तो हम अपने ब्रेन का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप जीनियस बनना चाहते हैं तो आपको दोनों हिस्सों का यूज़ करना शुरू करना होगा। कॉर्पोलिता यानी बॉडी और माइंड की देखभाल। बॉडी और माइंड एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इसलिए हेल्दी खाना खाएं, पूरी नींद लें और एक्सरसाइज करें, क्योंकि हम
जितने ज़्यादा फिजिकल फिट और स्ट्रांग होंगे उतना ही ज़्यादा हम मेंटली स्ट्रांग बन पाएंगे, जो हमारे फोकस और क्रिएटिविटी को बढ़ाने में मदद करेगा। किसी एक इंसान के लिए आर्ट, इंजीनियरिंग, बॉटनी, मैथमेटिक्स, यहाँ तक कि हर फील्ड की इतनी नॉलेज होना कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये आप भी अचीव कर सकते हैं अगर आप अपने एक मिनट को प्रोडक्टिव तरीके से यूज़ करना सीख जाते हैं और इच्छा जगाते हैं और एक्सीलेंस का एम रखते हैं, तो आप भी एक जीनियस बन सकते हैं। अगर आपने इन 6 प्रिंसिपल को बखूबी समझकर अप्लाई करना सीख लिया तो आपकी प्रोडक्टिविटी और फोकस जरूर बढ़ेगा। और कौन जानता है कि आने वाले समय में आप कोई ऐसी चीज़ इन्वेंट करें, एक ऐसा रेवोल्यूशन ले आएं जिसके लिए आपको जीनियस कहा जाएगा और आपके बारे में किताबों में लिखा जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की ऑडियो बुक 55 महान जिद्दी लोग और उनका हद पार पागलपन। दोस्तों, ये था किताब का पहला पार्ट। अगर आप इस किताब का दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो कमेंट में यस लिखें। थैंक यू।